हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन फोमा एजुकेशनल हब। देखिए, इस लेक्चर में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के काफ़ी चांसेस रहते हैं इस टॉपिक के। पहले आया हुआ भी है 2 बार। ये देखो क्या है, ये टॉपिक का नाम है सममित स्वतः विखंडन की शर्त। कंडीशन ऑफ सिमेट्रिक स्पॉन्टेनियस फ्यूजन। क्या मतलब है इस चीज़ का? देखो, ये बोलना चाह रहा है कि सपोज हमारे पास में कोई नाभिक है, बड़ा भारी नाभिक है, हैवी न्यूक्लियस है, और ये 2 इक्वल न्यूक्लियाई में ब्रेक हो जाता है, 2 नाभिकों में टूट जाता है, विखंडित हो जाता है, फ्यूजन होता है। तो ये इसमें ब्रेक हो जाए खुद ब खुद, मतलब स्पॉन्टेनियस, मतलब स्वतः विखंडन हो जाए, इसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, या मैं ऐसे बोलूँ कि कितनी एनर्जी होनी चाहिए ऐसा। तो विखंडन के टाइम पे कितनी एनर्जी निकले, या क्या कंडीशन होनी चाहिए कि ये स्वतः विखंडन हो जाए, इसकी क्या कंडीशन होनी चाहिए वो कैलकुलेट करना। ठीक है, तो चलिए, ये है, इसका मान लो एटॉमिक नंबर है ए है, और एटॉमिक नंबर जेड है, और एटॉमिक मास नंबर कितना है, ए है। ये 2 बराबर के न्यूक्लियाई में ब्रेक हो रहा है, 2 ये समान नाभिकों में, सिमेट्रिक बोला ना ऊपर, सम्मित विखंडन हो रहा, मतलब बराबर में, मतलब ये है a/2 इसके लिए, और इसके लिए भी a/2 है एटॉमिक मास नंबर, और z/2 इसका एटॉमिक नंबर है, परमाणु क्रमांक, और इसका भी z/2 है। दोनों के लिए सेम ही आ गया। ठीक है, क्लियर है? ये चीज़ है। तो ये इसमें ब्रेक हो जाए तो इसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, राइट? अब देखो, हम लोग ये बात करते हैं, क्या बात करते हैं हम लोग? ये बात करते हैं कि जैसे ये कोई रिएक्शन है, तो ये इसमें ब्रेक हो रहा है, इसमें ब्रेक हो रहा है, साथ में यहाँ पर कुछ एनर्जी भी निकलती है, क्यू एनर्जी, जिसको क्यू बोल लो या ई बोल लो, विखंडन की ऊर्जा या फ्री एनर्जी जिसको बोल सकते हैं। तो यहाँ से जो फ्री एनर्जी निकलेगी ना विखंडन की, मतलब जो मुक्त ऊर्जा होगी यहाँ पे, वो ई एफ से बता देता हूँ। और वो क्यू या ई एफ हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? ये कैलकुलेट करते हैं एम इनिशियल माइनस एम फाइनल इंटू सी स्क्वायर। ये तरीका होता है। अरे ये होता है, या इसको मैं दूसरे तरीके से बोल लूँ, देखो एम आई माइनस एम एफ सी स्क्वायर, या देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। तो एम आई इनिशियल ये है, तो इसका मास कितना होगा, एम जेड ए माइनस एम, इन दोनों का मास, तो कितना, एक का कितना होगा, z/2 a/2, ये 2 बार है ऐसा ही, तो 2 कर देता हूँ यहाँ पे, ये आएगा दोनों का मास, राइट? तो ये क्या हो गया एक तरीके से, ये क्या है, ये मास है किसका, जेड ए वाले का, और ये -2 ऑफ, ये किसका मास है, ये है मास जिसका एटॉमिक नंबर है z/2 और एटॉमिक मास नंबर है a/2। ठीक है, ये अब ये जो आएगा अपने पास में ई फ्री आ जाएगा। क्लियर? आगे देखिए, इसी चीज़ को कैलकुलेट करने का, ये मास कैलकुलेट करने का एक और तरीका होता है जिसको बोलते हैं सेमी एम्पेरिकल फॉर्मूला, सामी द्रव्यमान सूत्र, सामी द्रव्यानुभाविक सूत्र बोलते हैं उसको, सेमी एम्पेरिकल फॉर्मूला। और सेमी एम्पेरिकल फॉर्मूला जो है यूनिट नंबर 1 में आता है, मैं वो डायरेक्ट लिख रहा हूँ, बस वो ध्यान रखना आपको। ठीक है, वो फॉर्मूला क्या होता है, देखो उसके अकॉर्डिंग मुझे याद नहीं है, लेकिन आपको एग्जाम के टाइम पे ही याद रखना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला ऐसे होता है, सेमी एम्पेरिकल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एम जेड ए जो है, ये जैसे मास है, तो मास को कैसे लिख सकते हैं, जैसे इसमें जितने प्रोटॉन होंगे उनका मास प्लस जितने न्यूट्रॉन होंगे उनका मास, ऐसे करते हैं ना। तो जैसे कितने प्रोटॉन है इसके अंदर, जेड, तो जेड तो क्या है, प्रोटॉन, तो एम पी लिख सकता हूँ मैं, ऐसे करते हैं।
प्लस न्यूट्रॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन है ए माइनस जेड इंटू ये इतने न्यूट्रॉन है और एक न्यूट्रॉन का मास mn, ऐसे लिख दूँ। प्रोटॉन का मास हाइड्रोजन एटम के बराबर होता है, तो इसको जनरली हम लोग mh भी लिख देते हैं, ठीक है। आगे सेमी एम्पेरिकल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आगे होता है, देखो ये बड़ा फॉर्मूला ए वी इंटू ए, ये ए वी जो है कांस्टेंट है, प्लस ए एस ए टू पावर 2/3 प्लस ए सी जेड जेड माइनस 1 ए टू पावर 1/3 प्लस ए माइनस 2z अपॉन ए इसका स्क्वायर है प्लस ए पी अपॉन ए टू पावर 3/4। ये किसका फॉर्मूला है, ये सेमी एम्पेरिकल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये कोई भी न्यूक्लियस का मास हम लोग इस वे में कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हमारे को ये कैलकुलेट करना है तो जेड और ए पता रहता है, जेड और ए का वैल्यू पुट कर दो उस पर्टिकुलर न्यूक्लियस के लिए। और देखो यहाँ पे जो कांस्टेंट है, मैं सारे टर्म्स बता देता हूँ, आपको पता चल जाएगा। जेड जानते हो mh हाइड्रोजन एटम का मास, जो कि प्रोटॉन के मास के ऑलमोस्ट इक्वल होता है। ए माइनस जेड समझ के mn न्यूट्रॉन का मास। ए वी ए एस ए सी ए ए पी ये क्या है, सारे कॉन्स्टेंट्स हैं। ये सेमी एम्पेरिकल फॉर्मूला जो आता है उसमें आता है ये, तो ये सारे कांस्टेंट है। बाकी ये जेड आप जानते हो, ए जानते हो, ए जेड ये सारी पता है। तो किसी भी पर्टिकुलर न्यूक्लियस जिसके लिए जेड और ए पता हो, हम लोग ये इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसे इसका वैल्यू तो मैं यहाँ से कैलकुलेट कर रहा है, इसका भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ। इसका वैल्यू देखो इसी हिसाब से कैलकुलेट कर लो, mz/2 एंड a/2। तो z की जगह z/2 कर दो, a की जगह a/2 कर दो, करो। ये तो एक का होगा ना, एक का होगा, दोनों का करना हो तो 2 से मल्टीप्लाई भी कर दूंगा। क्या करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई भी कर दूंगा। तो यहाँ पे देखो z जो है, z क्या है, z/2 है, mh तो mh आ जाएगा, इंटू 2 भी आएगा यहाँ से, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे ओनली ये बचेगा, ठीक है। प्लस देखो a का वैल्यू आएगा a/2, z का वैल्यू भी आएगा z/2 और मल्टीप्लाई भी होगा 2 से, तो वो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो खाली क्या बचेगा यहाँ पे, a माइनस जेड mn माइनस ए वी, ए का वैल्यू रखो a/2 और 2 से मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 वापस से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक ऐसा कैसा है। फिर आगे देखो as वाला, as a का वैल्यू है a/2, तो a/2 टू पावर 2/3 और 2 से मल्टीप्लाई भी हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर आगे वाले टर्म देख लो, ac देखो 2 से मल्टीप्लाई भी हो रहा है, z का वैल्यू रखा है z/2, इसका वैल्यू रखा है z/2 माइनस 1 और इसका वैल्यू रखा a/2 1/3। ये 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। आगे वाला देखो a कांस्टेंट है ये, तो a/2 माइनस z का वैल्यू होगा z/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो z बचेगा 2, यहाँ पर a/2। एक टर्म और बच गया AP, a की जगह आएगा a/2 टू पावर 3/4, राइट। क्लियर है क्या? कुछ नहीं किया मैंने, यहाँ पे z और a था ना, उसकी जगह क्या लिखा, z/2 a/2 और 2 से मल्टीप्लाई भी किया है, क्योंकि मैं पूरा ये टर्म कैलकुलेट कर रहा हूँ। अब देखो जब हम लोग दोनों का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, एक चीज़ और होता है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखो सुनो, दोनों का वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर जो EF आएगा उसमें क्या होगा, इसमें से ये माइनस होगा, तो इसमें से ये माइनस होगा, इसमें से ये माइनस होगा, तो देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस होगा तो ये वाली चीज़ सेम है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगी, ये वाली चीज़ भी सेम है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगी। फिर आएगा ये माइनस ये, सेम नहीं है ना, तो क्या आएगा AS देखो इन दोनों में AS कॉमन आ रहा है, चलो एक बार तो ऐसे लिख लेते हैं, 2/3 माइनस 2AS a/2 2/3, ठीक है। फिर इसमें से ये माइनस हो जाएगा, तो ये है AC z माइनस 1 a⁴ माइनस ये आ जाएगा AC z
Z/2 माइनस 1 A/2 टू पावर 1/3, ये हो गया। फिर इसमें से और इसमें से ये माइनस होंगे, लेकिन इन टर्म्स के वैल्यू क्या होते हैं, इनके बाकियों टर्म्स के कंपैरिजन में बहुत कम होता है, तो हम लोग अप्रोक्सीमेटली इन टर्म्स को हटा ही देते हैं क्योंकि इनकी वैल्यूज इनके कंपैरिजन में कम होते हैं। ठीक है, तो इनको रिमूव कर देते हैं, खाली हम लोग इतनी टर्म काम में लेते हैं। EF ईजी कर रहे हैं बस, खाली और कुछ नहीं कर रहे। AS कॉमन ले लो, AS भी कॉमन ले लेता हूँ और A टू पावर 2/3 भी कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या बचेगा 1 माइनस यहाँ आ गया ऊपर 2 और नीचे आ गया 2 टू पावर 2/3 प्लस इन दोनों में देखो AC कॉमन आ गया, क्या AC कॉमन आ गया, Z कॉमन आ गया और A टू पावर 1/3 भी कॉमन आ गया, तो इसमें बचा Z माइनस 1 और इसमें बचा माइनस Z/2 माइनस 1। ठीक है, और यहाँ पर आया देखो क्या, A टू पावर 1/3 तो कॉमन चला गया, तो यहाँ पे बच गया 1/2 टू पावर 1/3, तो 2 की पावर 1/3 है, तो 2 को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ऐसा, ऊपर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से 1/2 टू पावर 1/3 था ना, तो 2 टू पावर 1/3 था, 2 टू पावर 1/3 ऊपर चला गया। ठीक है, आगे देखिए EF इक्वल टू, देखो इनका वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो है ये 1 माइनस, देखो पावर 1 है तो 1 में से 2/3 गया तो 1/3 बच गया, ये हो गया एक तो यहाँ पे। और एक अप्रोक्सीमेशन में और ले सकता हूँ, अप्रोक्सीमेशन ऐसे ले सकता हूँ, Z का वैल्यू मान लो 1 के कंपैरिजन में, एक 1 के कंपैरिजन काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि जो हम लोग ले रहे हैं ना फिजन विखंडन होता है, जनरली यूरेनियम की इनकी बात करते हैं, तो यूरेनियम के लिए जैसे 92 होता है Z का वैल्यू, तो वो कि 1 के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए हम लोग अप्रोक्सीमेशन लेने के लिए इस 1 को हटा देते हैं, खाली Z ही रख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे भी ये कर सकते हैं, यहाँ पे Z/2 कर सकते हैं, 1 को हटा देते हैं, तो यहाँ से देखो एक चीज़ कर सकते हैं, यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, AC Z A टू पावर 1/3 था, इसमें देखो इसमें ओनली Z रख लो आप, माइनस इसमें Z/2 रख लो आप, और ये 2 टू पावर 1/3 तो है ही। देखो ये क्या आ रहा है, EF AS A टू पावर 2/3, इसका वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका वैल्यू अभी मैं बताता हूँ, डायरेक्ट बता देता हूँ मैं, इसमें लिखा हुआ है देखो AC Z A टू पावर 1/3 जो वैल्यू है ये, इसमें देखो Z कॉमन आ गया, क्या Z कॉमन आ गया तो Z² हो जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या बचेगा 1 माइनस 2 टू पावर, देखो नीचे 1 है 1/3 है तो माइनस 2/3। ठीक है, ये मिला। इनके वैल्यूज में डायरेक्ट बता देता हूँ, डायरेक्ट वैल्यू है मेरे पास में इनके लिखे हुए। देखो इनके डायरेक्ट जो वैल्यू है वो है इसका, तो देखो ये वाला जो वैल्यू है ये, 1 सेकेंड, 2 टू पावर 1/3 माइनस 1 का वैल्यू होता है ऑलमोस्ट 0.26, और 1 माइनस 2 टू पावर माइनस 2/3 का वैल्यू जो होता है वो होता है 0.37। ये दो वैल्यू है। ठीक है, ये दो वैल्यू है, तो इनका वैल्यू मैं पुट कर सकता हूँ, तो EF का जो वैल्यू है मुझे मिलेगा AS A टू पावर 2/3, इसका वैल्यू रखेंगे तो ये देखो इसका उल्टा है ना, तो माइनस में आएगा, ये माइनस 0.26। ठीक है, और यहाँ से जो आएगा AC का वैल्यू, AC तो खैर अभी बाद में रखेंगे, कांस्टेंट है ये, AC A टू पावर 1/3, इसका जो वैल्यू है वो आ गया 0.37। तो ये मिल गया भैया मुझे, ये चीज़ में ध्यान रख सकता हूँ। EF मेरे पास मिला ये माइनस 0.26 AS A टू पावर 2/3 प्लस 0.37 AC Z² A टू पावर 1/3। ये क्या मिला मुझे, EF मतलब ये जो रिएक्शन बताया ना हमने, उसमें जो एनर्जी फ्री होगा, मुक्त जो ऊर्जा होगी विखंडन में, वो है ये। ठीक है, और स्वतः विखंडन होने के लिए, मतलब स्पॉन्टेनियस फिजन होने के लिए क्या होना चाहिए,
फॉर स्पॉन्टेनियस फ्यूजन के लिए हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि EF मतलब जो मुक्त ऊर्जा होती है Q या EF, जो भी EF बोल दिए Q बोलते थे पहले हम लोग, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो इसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो ये ऐसे आ जाएगा। ये जो वैल्यू है शुड बी ग्रेटर देन 0, और ये ग्रेटर देन 0 होगी तो क्या होगा, देखो इसको उधर भेज दो तो ये रह जाएगा 0.37 AC Z² बाई 8⁻⁴ ग्रेटर देन, ये इधर आ जाएगा तो 0.26 AS 8⁻⁴ ठीक है। 8⁻⁴ को इधर लेके आऊँ तो मल्टीप्लाई होगा, तो 1/3 और 2/3 कितना हो जाएगा, पावर A हो जाएगा एक। ये देखो Z² और इसको A को इधर लेके आऊँगा तो A बन जाएगा 1/3 + 2/3 A हो जाएगा। और ये जो सारे कांस्टेंट है इनको एक तरफ रख लेता हूँ, ये है 0.37 AC। ये AS और AC जो है ना ये कांस्टेंट वैल्यू होते हैं। कांस्टेंट जैसे मैंने बताया था, ये A वाले सारे कंपोनेंट कांस्टेंट है। ये कहाँ पर आए थे, सेमी एम्पेरिकल फॉर्मूले से आते हैं। इनके कुछ वैल्यूज़ भी होते हैं, इनके कुछ वैल्यूज़ होते हैं, क्या होते हैं देखो, इसके कुछ वैल्यू है AS का और ASC का। AS का वैल्यू होता है 13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और AC का वैल्यू होता है 1 सेकेंड कितना है 0.595 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये दोनों के वैल्यूज़ है, और इन दोनों के वैल्यूज अगर हम लोग पुट करते तो फाइनली हमारे पास में जो ये आता है, ये आता है ग्रेटर देन 15, मतलब इसका वैल्यू 15 मिलता है। इनके सब के वैल्यू पुट करेंगे तो ये मिलता है 15। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब देखो मैं एक बार इसको समराइज कर रहा हूँ। हमने क्या कैलकुलेट किया, हमने ये बताया कि क्या कंडीशन होनी चाहिए कि एक हेवी न्यूक्लियस दो इक्वल मास के या सेम टाइप के दो न्यूक्लियाई में ब्रेक हो जाए स्वतः ही, मतलब स्पॉन्टेनियस, खुद ब खुद इसमें टूट जाए। उसके लिए क्या कंडीशन, क्या शर्त होनी चाहिए। तो हमने बोला कि चलो ये ब्रेक हो गया तो इसमें कुछ मुक्त एनर्जी होगी Q, उस Q को मैंने EF बोल दिया, और ये EF ये इस तरीके से आनी चाहिए। अब देखो ये M और M के मास, जो मास है ये मास हम लोगों ने सेमी एम्पेरिकल फॉर्मूला यूज किया, और सेमी एम्पेरिकल फॉर्मूला यूनिट नंबर फर्स्ट में आता है, इसके अंदर ये बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं। तो ये दोनों के वैल्यू एम्पेरिकल फॉर्मूले से रखी है हमने, और रखने के बाद में बस इसको सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करके फाइनली वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू आता है EF का। अगर EF का वैल्यू कैलकुलेट करना हो तो यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर बाद में नेक्स्ट डेरिवेशन में मैं इसको यूज करके कैलकुलेट करूँगा। तो EF का वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर सकता हूँ किसी के लिए भी, लेकिन EF ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो EF 0 के से ग्रेटर होगा तो उसके लिए देखो कंडीशन क्या मिली कि Z²/A ग्रेटर देन 15 होना चाहिए। मतलब जैसे मान लो यूरेनियम है आपके पास में, यूरेनियम कौन सा है, मान लो यूरेनियम 23892 है। आप चाहते हो कि आप देखना चाहते हो कि इसके लिए ये स्पॉन्टेनियस एमिशन होगा कि स्पॉन्टेनियस फिजन होगा कि नहीं। अगर आप इसके लिए चेक करना चाहते हो तो इसके लिए Z तो हो गया 92 और A कितना हो गया 238। ये दोनों वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूँ और 15 से ज़्यादा आ जाए तो उसका मतलब है कि यूरेनियम 238 के लिए स्पॉन्टेनियस एमिशन पॉसिबल है। तो ये वैल्यू पुट करते हैं जब हम लोग यहाँ पे Z²/A कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 92 का स्क्वायर अपॉन 238। ये जो वैल्यू आती है ना, ये आती है करीब करीब 35.5। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये 15 से तो ज़्यादा है, इसका वैल्यू यूरेनियम के लिए 15 से ज़्यादा है। इसका मतलब यूरेनियम के लिए स्पॉन्टेनियस ये फिजन होना चाहिए, सिमेट्रिक स्पॉन्टेनियस फिजन, स्वतः विखंडन हो जाना चाहिए इसके हिसाब से तो। लेकिन एक्चुअल में नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि कुछ बैरियर आ जाता है, एक विभव प्राचीर आ जाता है, मतलब एक पर्टिकुलर एनर्जी को क्रॉस करना पड़ता है, उस वजह से नहीं होता। और वो क्रॉस कर, जो मैं बोल रहा हूँ कि पोटेंशियल बैरियर आ जाता है, विभव प्राचीर आ जाता है, वो क्या चीज़ है उसके बारे में आगे डिस्कस करने वाले हैं। एक बार मैं टाइम का आइडिया ले लेता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास में क्या आ जाता है, एक विभव प्राचीर आ जाता है, उसको क्रॉस करे बिना ये नहीं हो सकता। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है कि ये फिजन के लिए जो पोटेंशियल बैरियर होता है वो क्या होता है।
विभव प्राचीर क्या होता है विखंडन के लिए, स्वतः विखंडन के लिए विभव प्राचीर। तो ये एक क्वेश्चन यहाँ से बना देते हैं, यहाँ से होता है क्वेश्चन जनरली, स्वतः विखंडन के लिए विभव प्राचीर, विभव प्राचीर, पोटेंशियल बैरियर, पोटेंशियल बैरियर फॉर स्पॉन्टेनियस फिजन रिएक्शन। मतलब वो खुद ब खुद क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि एक कोई बैरियर आ गया, अवरोध आ गया, और वो अवरोध है उसको हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल बैरियर। तो वो क्या है और कितना है उसकी बात करते हैं। देखो ऐसा है, ऐसा बोला गया, इसको उल्टे तरीके से समझा गया। जैसे मान लो आपके पास में यूरेनियम है और आप ये बोल रहे हो कि यूरेनियम के 2 नाभिक बन जाए। कितने? 2 नाभिक, यूरेनियम से 2 कोई दूसरे न्यूक्लियाई बन जाए, दूसरे 2 नाभिकों में टूट जाए। तो अगर ये टूटेगा तो हमारे को किसी अवरोध से गुजरना पड़ेगा, एक मिनिमम पोटेंशियल से को पार करना पड़ेगा। उस पोटेंशियल को हम बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर। एक मिनिमम ऊर्जा को पार करना पड़ेगा, उस ऊर्जा को हम बोलते हैं विभव प्राचीर। आई बात समझ में? और वो कितना होता है वो कैलकुलेट करते हैं हम लोग, ठीक है। विभव प्राचीर ये कैलकुलेट करते हैं। तो देखो इसके पीछे एक आइडिया रखा गया, आइडिया ये रखा गया कि मान लो यूरेनियम बना है तो 2 यूरेनियम टूटेगा तो 2 में टूटेगा। इसका मतलब ये है कि ये दोनों मिलके यूरेनियम बना है। ऐसा एक आइडिया बनाया गया कि ये कैसे बना है, इन दोनों से मिलके, मतलब 2 नाभिक मिले होंगे तब जाके ये बना होगा। तो 2 नाभिक मिले होंगे तो आप ये सोचिए 2 नाभिक है, सपोज एक ये है और एक ये है, ये नज़दीक है, इन दोनों के बीच का ये रेडियस है r, इसका भी रेडियस है r, मतलब इन दोनों के सेंटर के बीच की कितनी डिस्टेंस होगी 2r। तो दोनों जब मिले होंगे तो दोनों के बीच में r ये है रहा होगा, तो सेंटर के बीच में 2r का डिस्टेंस रहा होगा, ठीक है। चलिए ठीक है, इसका a/2 है एटॉमिक मास, इसका भी a/2 है, ये z/2 है, ये भी z/2 है, क्योंकि वो पिछले वाला कंसेप्ट तो यूज कर रहे हैं कि बराबर में टूटना चाहिए। तो आप ये सोचिए अब अगर ये जुड़े हुए होंगे तो इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन काम करेगा, मतलब कोई कुलाम अट्रैक्शन काम करेगा। तो कुलाम अट्रैक्शन की वजह से कुलाम स्थितिक ऊर्जा भी आएगी। अरे कुलाम स्टैटिक एनर्जी होता है ना, वो भी तो आएगी। 2 है तो इसके आपस में आकर्षण प्रतिकर्षण जो लगता है उसकी वजह से क्या होगा, इनके बीच में क्या होगा, एक स्थितिज ऊर्जा होगी। तो इस सेंटर मतलब इन दोनों न्यूक्लियस के बीच में कितनी स्थितिज ऊर्जा होगी, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हम लोग ऐसे कैलकुलेट करते हैं, Q1 Q2 अपॉन R, ये होता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। R तो देखो दोनों के बीच में डिस्टेंस तो कितनी है, 2R के बराबर है। इसका चार्ज कितना है, Q1 का चार्ज कितना है, इस नाभिक का कितना चार्ज है, इस नाभिक का चार्ज है Z/2 इंटू E। अरे Z/2 ही प्रोटॉन है ना इसके अंदर, क्योंकि Z/2 है, इंटू इलेक्ट्रॉन के बराबर। Q2 कितना है, वही Z/2 इंटू E। तो दोनों का वैल्यू पुट कर दूँ मैं, तो EC का वैल्यू क्या आएगा, कि Z/2 तो Z²/4 E²/2R, सबका वैल्यू पुट करने पे आया। तो EC का जो वैल्यू आया वो क्या आया, कि Z² E²/8R, ये मिला मुझे EC का वैल्यू इसके लिए। इसका मतलब है कि इसकी स्थितिज ऊर्जा है इतनी, तो जब ये दोनों मिलके ये बनाते हैं तो ये बना हुआ है, तब इसकी स्थितिज ऊर्जा है इतनी पोटेंशियल एनर्जी है। तो इसको स्वतः विखंडन करने के लिए इतनी पोटेंशियल एनर्जी तो मिनिमम चाहिए। हम लोग इसको अभी कंसिडर ही नहीं कर रहे थे, ऊपर तो खाली नॉर्मली बात कर रहे थे, इसकी तो हमने बात ही नहीं की। तो इतनी कम से कम इतनी एनर्जी तो होनी चाहिए। तो ये कितनी एनर्जी है EC की, देखो यहाँ पर वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग, पुट करें तो K का वैल्यू तो होता है 9 × 10⁹ वैल्यू पुट कर सकते हैं। Z का वैल्यू एक बार Z के लिए रख लो, Z का तो रख लो। E का वैल्यू, E का है 1.6 × 10⁻⁹, ठीक है, इंटू R। R क्या होता है, देखो R होता है R0 a⁴ और R0 जो होता है 1.2 फर्मी होता है। R0 कितना होता है, 1.2 फर्मी मतलब 10⁻15 मीटर। इन सब के वैल्यू, जिसमें R इसका वैल्यू पुट कर दूं 1.2 × 10⁻15 इंटू a⁴
इन सब का वैल्यू जब कैलकुलेट करता हूँ ये सब का, तो अपने पास में एक वैल्यू मिलेगा EC का वैल्यू। एक सेकेंड, ये EC का वैल्यू जो मिलता है ये मिलता है अपने को कितना, ये वैल्यू मिलता है 0.156 Z²/A⁴। मुझे चीज़ें याद नहीं रहती है भैया, आपको पर याद रखनी है एग्जाम के लिए। थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, न्यूक्लियर में वैसे भी काफ़ी सारी थ्योरेटिकल है। तो EC का जो है ये वैल्यू आ गया। अब अगर यूरेनियम के लिए निकालना हो ना, यूरेनियम के लिए, तो यूरेनियम के लिए 238 वाले के लिए 92 पर, तो ये देखो Z तो ये हो गया और ये कितना हो गया A। तो यहाँ पर EC का जो वैल्यू पुट करते हैं, EC का वैल्यू जो कैलकुलेट करते हैं, Z का वैल्यू रखेंगे क्या 92 का स्क्वायर और A का वैल्यू रखेंगे 238⁴ ये वाली जब वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो ये वाली वैल्यू आती है करीब करीब, ये आती है 210 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। कितनी? 210 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब है यूरेनियम को विखंडित करने के लिए जो विभव प्राचीर है, वो पोटेंशियल बैरियर है, वो है 210 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। मतलब इतनी मिनिमम एनर्जी उसमें फ्री होनी चाहिए। अगर इससे कम फ्री हो रही है ना तो नहीं होगा। तो इसमें फ्री कितनी होती है, एक सेकेंड, टाइम शायद टाइम है 2 मिनट है। देखो इसमें फ्री कितनी हो रही है, यूरेनियम में कितनी एनर्जी फ्री हो रही है, अगर वो कैलकुलेट करनी है, मतलब क्यों एनर्जी कितनी निकल रही है, तो वो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से। तो इतनी तो रिक्वायरमेंट है, इतना पोटेंशियल बैरियर है, ये कूलाम अट्रैक्शन की वजह से इतनी एनर्जी को पार करना पड़ेगा। और देखो ये यूरेनियम के लिए अगर EF कैलकुलेट करना हो तो A और Z का वैल्यू मैं यहां से पुट कर सकता हूं। तो A और Z का वैल्यू अगर मैं यहां से पुट करूं, A और Z का ये वाला 92 238, तो EF का जो वैल्यू आता है ना, EF का वैल्यू, ये EF का वैल्यू कितना आता है, ये आता करीब करीब 170 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास। तो ये जो EF है यहां पर EC से कम हो गया, तो इसलिए यहां पर स्पॉन्टेनियस एमिशन हो नहीं पाता, स्पॉन्टेनियस फ्यूजन रिएक्शन नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये इतना पोटेंशियल बैरियर है, वो जो विभव की जो मतलब जो स्थितिज ऊर्जा है जिसको क्रॉस करना, वो है 210 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये किसकी वजह से आई है, वो ये आई है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से, स्थिर वैद्युत आकर्षण के कारण ये आया। ठीक है, और इतना फ्री एनर्जी फ्री हो रही है इतनी, जो कि कम है। जबकि होना क्या चाहिए, ये होने के लिए EF माइनस EC जो है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। पहले तो हमने ये EC तो था ही नहीं ना, पिछले वाले केस में हमने बोला था कि EF ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, जबकि अब ये होना चाहिए क्योंकि EC भी है यहाँ पर, जो कि नहीं हो रहा क्योंकि EF लेस देन EC है। ठीक है, तो मैं EF माइनस EC भी कर सकता हूँ यहाँ पर। देखो ये वाली कंडीशन अगर मैं निकालना चाहूँ ना, EF माइनस EC, EF, ये EF है माइनस EC, EC है ये जो लिखा था ये वाला, इसका वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, और इसके हिसाब से अगर हम लोग Z²/A कैलकुलेट करते हैं ना, इसके हिसाब से देखो ये इसके हिसाब से Z²/A कैलकुलेट करते हैं ना, तो वो जो वैल्यू आता है वो आता है करीबन 53। पहले कितना आ रहा था, 15 आ रहा था ना। अब ये नया फॉर्म आ गया क्योंकि पहले वाले में EC नहीं था लास्ट डेरिवेशन में, जो कि पोटेंशियल बैरियर है, जो कि होता है। तो अब ये वैल्यू कितना होना चाहिए, 53 के बराबर होना चाहिए। मतलब 53 से जिनके लिए ज्यादा होगा ना Z²/A, वो ही ओनली स्पॉन्टेनियस डीके कर पाएंगे। ये वाली वैल्यू हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। दोनों में से Z²/A⁴ कॉमन आ जाएगा, इसको उधर भेज देंगे और ये वाली वैल्यू आती है यहाँ से। तो स्पॉन्टेनियस डीके के लिए क्या होना चाहिए, Z²/A का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 53 होना चाहिए। अगर इससे कम है तो नहीं हो पाएगा। और जो यूरेनियम है उसके लिए कितना आता है, 35.5 आता, इसलिए यूरेनियम का नहीं हो पाता। तो वो लास्ट डेरिवेशन में वो प्रॉब्लम थी, तो ये करेक्शन होके यहाँ पे हो गया। ठीक है, ओके, थैंक यू।